Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video and this channel. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Geology, Government Lohia College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In the lecture series of cell biology, today I will deliver my talk on endoplasmic reticulum. जैसा कि आपको मालूम है, जूलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा सेल बायोलॉजी पे एक विशेष व्याख्यानमाला का आयोजन किया जा रहा है। आज की इस व्याख्यानमाला की श्रृंखला में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे मैं आपसे चर्चा करूंगा। पिछले सेशन में गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन और गोल्जी बॉडी के फंक्शंस पे मैंने आपसे डिस्कस किया था, और आज के इस व्याख्यान में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर, उसके केमिकल कंपोजिशन और उसके फंक्शंस पे मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले कुछ नॉर्मल एस्पेक्ट है, इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार की होती है, उस पर भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो आज से 19वीं सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, क्योंकि सेल बायोलॉजी की जो डिस्कवरी है वो माइक्रोस्कोप के ऊपर डिपेंड है। क्यों सबसे पहले जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप बने बहुत ही सामान्य प्रकार के थे, और रॉबर्ट हुक ने जैसे कॉर्क के अंदर ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप, तो छोटे छोटे चैम्बर्स उसमें दिखाई दिए और इन्हीं चैम्बर्स को उन्होंने सेल्स का नाम दिया। जबकि वास्तव में कॉर्क है वो एक डेड मटेरियल है, उसमें कोशिकाएं नहीं पाई जाती है, चैम्बर जरूर पाए जाते हैं। तो जो अलग अलग माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी होती गई, क्योंकि नॉर्मल माइक्रोस्कोप बना, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप बना, इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप बने, पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप बने और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कम से कम 10 लाख गुना एनलार्ज करके देख सकते हो। तो जो अलग अलग तरह के सूक्ष्मदर्शी बनते गए, सेल की डिस्कवरी होती गई और सेल का जो नॉलेज है बहुत ही डेप्थ में आता गया। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अर्गेस्टोप्लाज्म के नाम से जाना जाता था। इन अर्लियर 19th century दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज कॉल्ड एज अर्गेस्टोप्लाज्म। इसके बाद में साइंटिस्ट आए, एक तो पॉर्टर और क्लॉड। ये दोनों ही फेमस साइंटिस्ट हैं, के.आर. पॉर्टर और क्लॉड। इन साइंटिस्ट ने बताया कि सेल के अंदर ये जो नेटवर्क है, सेल मेम्ब्रेन का जो नेटवर्क है, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम इन्होंने दिया। इसलिए अंतःपर्दवित जालिका शब्द जो है, इसका प्रतिपादन पॉर्टर और क्लॉड ने दिया। इसके पश्चात पैलेट नामक साइंटिस्ट थे, जॉर्ज पैलेट। इन्होंने कोशिकाओं में देखा कि कुछ कोशिकाओं के ऊपर तो राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं और कुछ कोशिकाओं पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, यानी इन मेम्ब्रेन्स के ऊपर। तो जिन मेम्ब्रेन सिस्टम पे राइबोसोम्स प्रेजेंट थे, उन्होंने तो इसका नाम दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस मेम्ब्रेन पे राइबोसोम्स नहीं थे, राइबोसोम एब्सेंट थे, उन्होंने इसको नाम दिया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसलिए पैलेट के अनुसार कोशिका में जो अंतःपर्दित जालिका होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो चिकनी अंतःपर्दित जालिका या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरी होगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसकी सिंपल जो डेफिनेशन है, अब चूंकि ये अंतःपर्दित जालिका जो होती है, ये प्लाज्मा झिल्ली से केंद्रक झिल्ली तक फैली रहती है, डबल मेम्ब्रेनस होती है, पूरे सेल में ये जाल के रूप में पाई जाती है। यदि अंतःपर्दित जालिका नहीं हो तो सेल पिचक जाएगी। जैसे अपने मैमल्स की आरबीसी की स्ट्रक्चर आपने देखी होगी, आरबीसी में प्रारंभ में केंद्रक होता है, लेकिन जो ही आरबीसी मैच्योर होएगी, इरिथ्रोसाइट में कन्वर्ट होती है, इसका न्यूक्लियस बाहर निकल जाता है, और न्यूक्लियस बाहर निकलने के बाद में आरबीसी को आप साइड से यदि देखो तो वो डंबल शेप दिखाई देती है, क्योंकि केंद्रक निकलने से बीच की जो सरफेस है वो पिचक गई है और डंबल शेप हो जाती है। या
द्विअवतल प्रकार की हो जाती है, बाइकॉन्केव टाइप की हो जाती है। तो ईआर की सिंपल डेफिनेशन क्या हो सकती है कि अंतःपर्दे जालिका कोशिकाओं की डबल मेम्ब्रेन का एक जाल है जो सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक फैला रहता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए नेटवर्क ऑफ डबल मेम्ब्रेन विच spreaded from cell membrane to nuclear membrane or which present from plasma membrane to nuclear membrane। तो ये एक तरह से कोशिका का नेटवर्क है, एक तरह से कोशिका का कंकाल है, एक तरह से कोशिका का साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलर सिस्टम टाइप का है। और इस मेम्ब्रेन के कई फायदे हैं। इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, एक तो सेल के अंदर सरफेस एरिया अवेलेबल हो जाती है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं, आयनिक बैलेंस है वो बना रहता है, इम्पल्स प्रोपेगेशन में हेल्प मिलती है, और अलग अलग छोटे छोटे चैम्बर बन जाने के कारण अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है उनको आइसोलेट चैम्बर्स मिल जाते हैं, क्योंकि सेल में आइसोलेशन का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपने देखा होगा सेल में जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड है। माइटोकॉन्ड्रिया है वो झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ है, क्लोरोप्लास्ट झिल्ली से घिरा हुआ है, लाइसोसोम झिल्ली से घिरा हुआ है, गोल्जी बॉडी से झिल्ली घिरी है, केंद्रक है वो खुद झिल्ली से घिरा हुआ है। और मेम्ब्रेन से सराउंड होने के कारण सेल में छोटे छोटे ये चेम्बर्स बन जाते हैं, छोटे छोटे रूम बन जाते हैं, और हर रूम में अपनी अपनी स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है। हर रूम का अपना अपना स्पेशल एंजाइम्स होता है। केंद्रक में अलग तरह के एंजाइम्स हैं, लाइसोसोम में अलग तरह के एंजाइम्स हैं, गोल्जी बॉडीज़ में अलग तरह के एंजाइम्स हैं, ईआर के अंदर अलग तरह के एंजाइम्स हैं। तो एंजाइम स्पेसिफिसिटी की जो घटना है वो इस नेटवर्क के कारण डेवलप होती है। अब इसमें जो बेसिक डिफरेंस क्या हो सकते हैं, जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हो, ये चिकनी अंतःपर्दे जालिका है और इस मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स नहीं है, और ये जो रफ रेटिकुलम है इसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। तो जब अंतःपर्दे जालिका में राइबोसोम प्रेजेंट हों तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानी जाएगी। अब यहाँ पर राइबोसोम और ईआर के बीच में राइबोफोरिन प्रोटीन्स भी होता है, और ये दोनों अंतःपर्दे जालिका एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है। स्मूथ रेटिकुलम पे जब राइबोसोम अटैच हो जाएंगे तो ये रफ रेटिकुलम में कन्वर्ट हो जाएगी, रफ रेटिकुलम से जब राइबोसोम हट जाएंगे तो ये स्मूथ में कन्वर्ट हो जाएगी। और किसी भी सेल्स में दोनों जालिकाओं की इक्वल अमाउंट नहीं होती है, क्योंकि एक सेल जब प्रोटीन सिंथेसिस कर रही होती है उसमें रफ रेटिकुलम की मात्रा ज़्यादा होती है। जब सेल लिपिड सिंथेसिस करती है, फैटी सब्सटेंस सिंथेसिस करती है, स्टेरॉयड हार्मोन का सिंथेसिस करती है, उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मात्रा बढ़ जाती है। तो यूँ कह सकते हैं कि SER और RER ये दोनों एक दूसरे के विलोमानुपाती है। जिस सेल में रफ रेटिकुलम ज़्यादा है उसमें स्मूथ रेटिकुलम कम मिलेगी, जिस सेल में स्मूथ रेटिकुलम ज़्यादा है उसके अंदर रफ रेटिकुलम कम मिलेगी। तो दोनों की जो अमाउंट है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रॉब्लम है। फिर भी इसमें कुछ बेसिक डिफरेंस है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। जैसे रफ रेटिकुलम के अंदर RNA की मात्रा कम होती है, लेकिन रफ रेटिकुलम में RNA की मात्रा ज़्यादा होती है। तो चिकनी अंतःपर्दे जालिका में रफ रेटिकुलम की मात्रा कम है और रफ रेटिकुलम में RNA की मात्रा ज़्यादा है। इसके अलावा राइबोफोरिन प्रोटीन्स ये चिकनी अंतःपर्दे जालिका में अनुपस्थित होता है, लेकिन रफ रेटिकुलम में राइबोफोरिन प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है। विशेष ऐसा रिसेप्टर्स जो है, ऐसा रिसेप्टर्स ये चिकनी अंतःपर्दे जालिका में एब्सेंट होते हैं, लेकिन रफ रेटिकुलम की झिल्ली में SR रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। डोलिकॉल फॉस्फेट, डोलिकॉल फॉस्फेट ये चिकनी जालिका में एब्सेंट है, लेकिन
रफ रेटिकुलम में डोलिकॉल फॉस्फेट की अप्रत्याशित मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा गैलेक्टोज मॉलिक्यूल ग्लैक्टोज मॉलिक्यूल चिकनी जालिका में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि रफ रेटिकुलम में इसकी मात्रा कम होती है। कोलेस्ट्रॉल की जो कंटेंट है, कोलेस्ट्रॉल जो कि स्टीरॉयड हार्मोन का पेरेंटल कंपोनेंट होता है, चिकनी अंतःप्रदेश जालिका में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है, जबकि रफ रेटिकुलम में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है। इसके अलावा जो नेगेटिव चार्ज जो होता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल जिसको कह सकते हैं, तो नेट नेगेटिव चार्ज जो है ये चिकनी अंतःप्रदेश जालिका में कम होता है, जबकि रफ रेटिकुलम में नेट नेगेटिव वैलेंस ये ज़्यादा पाया जाता है। और इसके अलावा कैल्शियम आयनों की जो मात्रा है, अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयन, ये चिकनी अंतःप्रदेश जालिका में कम मात्रा में पाया जाता है, जबकि रफ रेटिकुलम में कैल्शियम आयनों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और इसके अलावा इसमें जो स्पेशल सिंथेटिक एक्टिविटीज़ है विशेषकर जैसे कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस है, डिटॉक्सिफिकेशन की एक्टिविटी है, ये चिकनी जालिका में ज़्यादा होती है और रफ रेटिकुलम में इसकी मात्रा कम होती है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और रफ रेटिकुलम में। अब ये जो जालिकाएं हैं, अंतःप्रदेश जालिका है, कई बार ये विशेष फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए कोशिकाओं के अंदर मॉडिफाई हो जाती है और अपनी बॉडी में दो स्पेशल सेल है, जैसे बॉडी के अंदर जो मांसपेशियां हैं, मसल सेल है, ये भी स्पेशल सेल्स में काउंट होती है। और आँखों की रेटिना में जो स्लाका और शंकु जो कोशिकाएं होती है, रेटिनल सेल है, ये भी स्पेशल सेल्स होती है। तो मांसपेशियों में जो अंतःप्रदेश जालिका है वो उद्दीपन प्रोपेगेशंस के लिए, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस के लिए विशेष रचना में कन्वर्ट हो जाती है और ये रचना सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानी जाती है। इसलिए मांसपेशियों की जो अंतःप्रदेश जालिका होती है उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है, जबकि रेटिना में जो अंतःप्रदेश जालिका है इसको माइलॉइड बॉडी के नाम से जाना जाता है। माइलॉइड बॉडी, यहाँ पर दोनों का डायग्राम मैं शेयर करूँगा। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है इसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। एक तो सेंट्रल सिस्टर्नी, सेकंड स्ट्रक्चर इसमें होती है ट्रांसवर्स ट्यूबुल और तीसरी रचना इसमें होती है टर्मिनल सिस्टर्नी। सेंट्रल सिस्टर्नी जो होती है ये प्रत्येक मसल सेल्स में बीच में प्रेजेंट है और ये ट्यूबुलर प्रकार की होती है, परफोरेटेड प्रकार की होती है। इसमें छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इन छिद्रों से ट्रांसवर्स ट्यूबुल कनेक्ट रहती है। ट्रांसवर्स ट्यूबुल जो होती है ये टर्मिनल सिस्टर्नी से कनेक्ट रहती है और इन तीनों का अरेंजमेंट इस तरह होता है कि इनको यदि ट्रांसवर्स सेक्शन में अपन देखें तो ये एक ट्रायंगल के रूप में, एक त्रिकोण के रूप में ये दिखाई देती है। और इन मांसपेशियों में कैल्शियम का बहुत ज़बरदस्त स्टोर हाउस होता है, कैल्शियम की मात्रा इसके अंदर संग्रहित रहती है। तो मांसपेशियों में जब भी संकुचन होता है उसमें इनसे कैल्शियम आयन है वो रिलीज होते हैं। कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं तो एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट में कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, उसमें क्रॉस ब्रिज बनता है, क्रॉस ब्रिज हटता है। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की जो साइकिल होती है उस साइकिल में इन कैल्शियम आयनों का बहुत बड़ा रोल है। तो मांसपेशियों की जो अंतःप्रदेश जालिका होती है इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। अब दूसरी तरफ रेटिना में जो ईआर है इसको माइलॉइड बॉडी के नाम से जाना जाता है। और माइलॉइड बॉडी में जैसे एक रेटिनल सेल्स का मैं डायग्राम जैसे बनाऊं सिंपली, हाँ ये इसका टर्मिनल पार्ट है, हाँ ये इसकी सेल बॉडी है और इसकी प्लाज्मा झिल्ली जो होती है इसमें इन्वेजिनेशन पाया जाता है इस तरह का।
तो इन्वेजिनेशंस के कारण इस तरह की ये विलाई के समान या माइक्रोलाई के समान ये रचना बन जाती है और यही रचना माइलॉइड बॉडी के नाम से जानी जाती है। इस माइलॉइड बॉडी की फॉर्मेशन बेसल पार्ट से होती है और ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होती रहती है। इसलिए रेटिना की इस स्ट्रक्चर के कारण रेटिना में रिपेयरिंग की घटना भी होती है, क्योंकि मान लीजिए तेज़ धूप है 50 डिग्री तापमान है, उसमें पराबैंगनी किरणें निकलती है, अल्ट्रावोलेट रेडिएशंस निकलती है, उसमें आपकी रेटिना की जो प्लाज्मा झिल्ली है ये डैमेज हो जाती है। इसलिए धूप में जब भी निकले तो अल्ट्रावोलेट रेज को प्रोटेक्ट करने वाले चश्मे जो हैं वो लगाने चाहिए। काले रंग का जो शीशा है वो बहुत बेस्ट होता है, क्योंकि वो हानिकारक विकिरणों को रोक देता है। तो आँखों में ये जो डैमेज होता है इसकी हाथों रोजाना के रिपेयरिंग हो जाती है और रिपेयरिंग में इन माइलॉइड बॉडीज़ का बहुत बड़ा रोल है। ये माइलॉइड बॉडी है ये इस सेल बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से बनती है और ऊपर की तरफ ये शिफ्ट होती रहती है, क्योंकि डैमेज जो होगा वो इस पार्ट से होता है और डैमेज जब होता है तो इसकी हाथों हाथ रिपेयरिंग होती रहती है और रेटिना के रीजनरेशंस में, रेटिना की रिपेयरिंग में इन माइलॉइड बॉडीज़ का बहुत बड़ा रोल है। तो ये दो स्पेशल अडेप्टेशंस के रूप में है या स्पेशल मॉडिफिकेशंस के रूप में है। मांसपेशियों में अंतःप्रदेश जालिका को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाएगा और रेटिना की सेल्स में इसको माइलॉइड बॉडी के नाम से जाना जाएगा। अब बात करें एक नॉर्मल सेल्स में अंतःप्रदेश जालिका की रचना में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो एक जो नॉर्मल एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो एक सामान्य कोशिका में पाई जाती है वो 3 रचनाओं की बनी होती है। इसमें पहली रचना होती है सिस्टर्नी, सेकेंड स्ट्रक्चर है इसमें वेसाइकल और तीसरी रचना इसमें होती है ट्यूबुल। जबकि पिछले सेशन में गोल्जी बॉडी में अपन देखा कि गोल्जी बॉडी के अंदर सिस्टर्नी है, वेसाइकल्स हैं और वैक्यूल्स हैं। गोल्जी बॉडी में ट्यूबुल्स नहीं पाई जाती है, लेकिन अंतःप्रदेश जालिका में सिस्टर्नी होती है, वेसाइकल्स होती है और ट्यूबुल्स पाई जाती है। अब यहाँ की अंतःप्रदेश जालिका की सिस्टर्नी और गोल्जी बॉडी की सिस्टर्नी, इन दोनों की स्ट्रक्चर में ज़मीन आसमान का फर्क है। गोल्जी बॉडी में सिस्टर्नी जहाँ पर तस्तरी के समान थी, डिस्क के समान थी और एक सिस्टर्नी के ऊपर दूसरी सिस्टर्नी प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या होगा, ये नलिका का रचना है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और ये केंद्रक से सेल मेम्ब्रेन तक फैली रहती है। अब इन सिस्टर्नी के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। अब राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं तो ये डेफिनेटली क्लियर है कि सिस्टर्नी उन कोशिकाओं में पाई जाती है जो प्रोटीन संश्लेषण के अंदर बिजी रहती है, प्रोटीन संश्लेषण में एंगेज रहती है और प्रोटीन सिंथेसिस के कारण इसकी नेचर जो है वो बेसोफिलिक प्रकार की होती है। इसलिए सिस्टर्नी जो है ये एक प्रकार की रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इस पर राइबोसोम स्ट्रक्चर है, ये राइबोफोरिन प्रोटीन्स के द्वारा अटैच रहती है और प्रोटीन सिंथेसिस करने वाली कोशिकाओं में सिस्टर्नी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, इन सिस्टर्नी से जब राइबोसोम ये हट जाएंगे, राइबोसोम हट जाएंगे तो ये चिकनी अंतःप्रदेश जालिका के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। सेकंड जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ वेसाइकल। वेसाइकल है ये बैलून के समान रचनाएं हैं, इसके अंदर सिंथेटिक प्रोडक्ट है वो भरे रहते हैं और इसकी झिल्ली के ऊपर भी राइबोसोम्स के पार्टिकल हैं ये अटैच है। इसलिए वेसाइकल भी उन्हीं कोशिकाओं में पाई जाती है जिनके अंदर प्रोटीन संश्लेषण की घटना होती है या वे कोशिकाएं जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व रहती है। जैसे लीवर के अंदर हिपैटिक सेल जो होती है, लीवर है वो पूरी बॉडी का एक तरह से मेटाबॉलिक फैक्ट्री है, एक तरह से मेटाबॉलिक इंडस्ट्री है और सबसे ज़्यादा प्रोटीन संश्लेषण की जो घटना है वो लीवर की हिपैटिक सेल्स में ही होती है। तो हिपैटिक सेल्स के अंदर सिस्टर्नी की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाएगी, वेसाइकल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाएगी। तीसरी जो रचना है इसकी ट्यूबुल्स। ट्यूबुल्स जो है ये भी नलिकाकार रचने हैं लेकिन शाखित प्रकार की है। आप देख रहे हो इसकी छोटी छोटी ब्रांचेज हैं और ट्यूबुल्स के ऊपर राइबोसोम्स एब्सेंट होता है। राइबोसोम अनुपस्थित होने के कारण ये चिकनी प्रकार की है।
एक तरह से ये स्मूथ रेटिकुलम है। और ट्यूबुल्स उन कोशिकाओं में पाई जाती है जो वसा के संश्लेषण से संबंधित हैं, स्टेरॉयड हार्मोन के संश्लेषण से संबंधित है, डिटॉक्सिफिकेशन से संबंधित है, लिपिड मेटाबॉलिज्म से संबंधित है। तो बेसिक जो आर्किटेक्चर है एक अंतःप्रदेश जालिका का, उसके अंदर ये 3 मेन रचनाएं हो गई है, एक तो सिस्टर्नी, एक वेसाइकल्स और एक ट्यूबुल्स। सिस्टर्नी और वेसाइकल्स हैं, ये दोनों रफ प्रकार की होती है, बेसोफिलिक प्रकार की होती है और प्रोटीन सिंथेसिस करने वाली सेल्स में इनकी प्रचुरता होती है। जबकि ट्यूबुल जो है ये चिकनी प्रकार की होती है, इसमें राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं और लिपिड सिंथेसिस, स्टेरॉयड सिंथेसिस, फैट सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन उस एक्टिविटीज़ के साथ ये संबंधित होती है। तो ये इसका एक बेसिक आर्किटेक्चर मान लो या इसका स्ट्रक्चरल पार्ट मान लो। अब इसका जो सेकंड जो पार्ट है दैट इज केमिकल कंपोजिशन, क्योंकि संरचना के अंदर इनकी 2 मेन मॉडिफिकेशंस हो गई है, सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम और एन्यूलेटेड लैमेली, और संरचना के अंदर इसमें 3 मेन कंपोनेंट हो गए, सिस्टर्नी, वेसाइकल्स और ट्यूबुल्स। अब इसका जो केमिकल कंपोजिशन वाला जो पार्ट है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। हाँ, अब जितनी भी सेल में जितनी भी झिल्लियां होती है वो मेनली लिपोप्रोटीनस प्रकार की है, चाहे वो प्लाज्मा झिल्ली हो, चाहे केंद्रक झिल्ली हो, चाहे गोल्जी बॉडी की झिल्ली हो, क्योंकि सेल में सबसे पहले प्राइमरी मेम्ब्रेन बनी। प्लाज्मा झिल्ली सबसे पहले बनी है क्योंकि प्रोकैरियोट है, उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, केंद्रक नहीं होते हैं, इसलिए इवोल्यूशन के दौरान सबसे पहले जो झिल्ली बनी वो प्लाज्मा झिल्ली थी। इसलिए प्लाज्मा झिल्ली को प्राइमरी सेल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। और सेल के अंदर जितनी भी झिल्लियां हैं, चाहे वो केंद्र की झिल्ली हो, चाहे लाइसोसोम की झिल्ली हो, चाहे रिक्तिका की झिल्ली हो, चाहे गोल्जी बॉडीज की झिल्ली हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली हो, इसको सेकेंडरी सेल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्राइमरी सेल मेम्ब्रेन है और सेल के अंदर जितनी भी झिल्लियां हैं वो सेकेंडरी सेल मेम्ब्रेन है। अब इसके अंदर केमिकल कंपोजिशन का जो इसका पार्ट है ये भी काफ़ी सिंपल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें मेन जो मॉलिक्यूल है उसमें लिपिड जैसे पाई जाएगी और लिपिड की मात्रा अंतःप्रदेश जालिका में 35 से 40% तक होती है, 35 to 40%। सेकेंड कंपोनेंट इसके अंदर प्रोटीन होता है और प्रोटीन की मात्रा एक अंतःप्रदेश जालिका में यो मान के चलो 20 से 30%। और प्रोटीन जो होता है ये राइबोफ्लोरिन के रूप में होता है। राइबोफ्लोरिन भी 2 तरह का होता है, राइबोफ्लोरिन फर्स्ट, राइबोफ्लोरिन सेकेंड। और ये राइबोफ्लोरिन प्रोटीन जो है ये राइबोसोम और अंतःप्रदेश जालिका की झिल्ली के बीच में है। जैसे मान लो इसी पोर्शंस को मैं एनलार्ज करके यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर जैसे ये अंतःप्रदेश जालिका होगी, इस अंतःप्रदेश जालिका के साथ ये राइबोफ्लोरिन प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं और राइबोफ्लोरिन प्रोटीन के ऊपर ये राइबोसोम प्रेजेंट है। तो ये जो पार्ट है इसका डिटेल पार्ट ऐसा है, ये स्ट्रक्चर राइबोसोम, ये वाला राइबोफ्लोरिन प्रोटीन और ये होगी अंतःप्रदेश जालिका की झिल्ली। तो ईआर के अंदर राइबोफ्लोरिन प्रोटीन्स 2 प्रकार के हो गए, राइबोफ्लोरिन फर्स्ट और राइबोफ्लोरिन सेकेंड। अब चूँकि रफ रेटिकुलम है इसमें अलग तरह के एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज़ मिलेगी, चिकनी जालिका में अलग तरह की एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज़ मिलेगी। तो यहाँ पर तीसरा जो मेन केमिकल कंपोनेंट है इसमें दैट इज़ एंजाइम। और ईआर के अंदर बहुत ही स्पेसिफिक एंजाइम्स जो हैं वो पाए जाते हैं और कुछ विशेष मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है सेल्स में वो इन एंजाइमों की वजह से होती है। तो ईआर के जो मुख्य एंजाइम हैं, मुख्य एंजाइमों में
एस्ट्रेज, बहुत इम्पॉर्टेंट एंजाइम है। इसके अलावा NADH, साइटोक्रोम B5 रिडक्टेज। हाँ, एक एंजाइम इसमें होता है NADH, साइटोक्रोम C, हाँ रिडक्टेज। हाँ, एक एंजाइम इसमें होता है न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेटेज। एक एंजाइम इसमें मिलता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। एक इसमें इंपॉर्टेंट एंजाइम है UDPG ग्लाइकोजन ट्रांसफेरेज। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन से रिलेटेड एंजाइम है वो इसमें पाए जाते हैं। मैग्नीशियम ATPase एंजाइम इसमें पाया जाता है, कैल्शियम एक्टिवेटेड ATPase एंजाइम इसमें पाया जाता है, और हर एंजाइम्स का किसी न किसी उपापचय क्रियाओं के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस ऑर्गेनेल के दो पार्ट मैंने आपसे शेयर किए, एक तो इसका स्ट्रक्चरल पार्ट, दूसरा इसका हो गया केमिकल पार्ट। अब इस अंतःप्रदेश जालिका के द्वारा कई तरह के फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, वो इसका लास्ट पार्ट रहेगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, केमिकल कंपोजिशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अब इसका जो तीसरा पार्ट है दैट इज फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिजियोलॉजी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ईआर का इसका जो लास्ट कंपोनेंट है दैट इज फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शंस ऑफ ER। अब अंतःप्रदेश जालिका के द्वारा काफ़ी डाइवर्स प्रकार के फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। मैं इन फंक्शंस को केवल हेडिंग के द्वारा केवल हाईलाइट करते हुए मैं फोकस करूंगा, इसमें भी डिटेल में नहीं जाऊंगा। हाँ, इसका मेन फंक्शन जैसे प्रोटीन सिंथेसिस। अब चूंकि सेल के अंदर अंतःप्रदेश जालिकाएं दो तरह की हैं, एक तो स्मूथ टाइप की और एक रफ टाइप की। तो रफ टाइप की जो रेटिकुलम होती है ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व रहती है। अब सेल में जो राइबोसोम है वो दो तरह के हैं, एक तो फ्री राइबोसोम है जो पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड हैं, और दूसरे राइबोसोम हैं जो ER की झिल्ली के साथ जुड़े हैं। तो राइबोसोम दो तरह के हो गए, फ्री राइबोसोम और बाउंडेड राइबोसोम। अब ये जो बाउंडेड राइबोसोम होते हैं ये छोटी श्रृंखला वाले जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं, जिसमें विशेषकर 15 से लेकर 30 तक एमिनो एसिड्स हों, उस तरह की छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का संश्लेषण इन रफ रेटिकुलम के द्वारा होता है। और इसमें एक विशेष एंजाइम होता है सिग्नल पेप्टिडेज। तो ये एंजाइम रफ रेटिकुलम की प्लाज्मा झिल्ली में पाई जाता है। तो जो ही राइबोसोम्स के द्वारा सिग्नल पेप्टाइड का सिंथेसिस होता है, छोटे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का सिंथेसिस होता है, ये सिग्नल पेप्टिडेज एंजाइम इस संश्लेषित प्रोटीन को पृथक कर देते हैं और पृथक करके इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो लुमेन होती है उसके अंदर इसको ये कैरी करते हैं और वहाँ पर इसकी प्रोसेसिंग होती है, पैकेजिंग का काम होता है। इसलिए रफ रेटिकुलम के द्वारा छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जो होती है 15 से 30 एमिनो एसिड वाली, उन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का संश्लेषण इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। हाँ, एक इसका इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं मैकेनिकल सपोर्ट यानी यांत्रिक आलंबन। और ये मैंने बताया कि अंतःप्रदेश जालिका जो होती है ये प्लाज्मा झिल्ली से लेकर केंद्रक झिल्ली तक पूरी सेल के अंदर फैली रहती है और
ER की उपस्थिति के कारण क्या होगा कि सेल पिचकती नहीं है। सेल की जो विशेष आकार और आकृति जो है, क्योंकि कोई सेल स्तंभाकार है, कोई कॉलमनर है, कोई इलिप्टिकल है, कोई स्फेरिकल है, कोई स्पिंडल शेप है, तो अलग अलग कोशिकाओं की जो आकृति होती है उस आकृति को मेंटेन करने में इस अंतःप्रदेश जालिका का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये पूरे साइटोप्लाज्म में प्लाज्मा झिल्ली से केंद्रक झिल्ली तक ये फैली रहती है। और इस ER की उपस्थिति के कारण सेल को एक तरह का यांत्रिक आलम्बन प्रोवाइड किया जाता है, एक तरह का मैकेनिकल सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाता है, और कोशिकाएं पिचकने से बच जाती है, और सेल की जो पर्टिकुलर शेप और साइज होती है वो मेंटेन रहती है, क्योंकि हर सेल का फंक्शन जो होता है वो भी उसकी आकृति के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपने देखा हो नर्व सेल्स लंबी क्यों होती है, मसल सेल्स तर्करूपी क्यों होती है, जितनी भी ग्लैंडुलर सेल्स हैं वो स्तंभाकार क्यों होती है, क्योंकि हर सेल का फंक्शन जो होता है वो उसकी आकार और आकृति के ऊपर डिपेंड करता है, और आकृति को बनाए रखने में इस अंतःप्रदेश जालिका का बहुत बड़ा रोल है। तो मैकेनिकल सपोर्ट जो होता है वो इस ER के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोजन के उपापचय में ER का बहुत बड़ा रोल है। और यहाँ पर 2 एंजाइम मैंने आपसे अभी शेयर किए थे, इसमें एक एंजाइम तो था ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, और दूसरा एंजाइम है UDPG ग्लाइकोजन ट्रांसफेरेज। अब इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज जो एंजाइम है ये ग्लाइकोजन के विखंडन से संबंधित है, यानी ग्लाइकोजिनोलाइसिस, और UDPG ग्लाइकोजन ट्रांसफेरेज एंजाइम जो होता है ये ग्लाइकोजन के संश्लेषण से संबंधित है। तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक इवेंट हो गई है, एक तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस, एक हो गई ग्लाइकोजेनेसिस। अब ग्लाइकोजिनोलाइसिस में तो क्या होगा, ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और ग्लाइकोजेनेसिस में ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। अब आपके यदि ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शन यदि याद हो तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि पहले नंबर की रिएक्शन, तीसरे नंबर की रिएक्शन और 10वें नंबर की रिएक्शन ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है, और इन 3 के अलावा बाकी की जो रिएक्शंस होती है वो हमेशा बाई डायरेक्शनल होती है। अब मान लीजिए ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस की पहली जो रिएक्शन है, पहली रिएक्शन में क्या होगा, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ATP का काम में आता है। इस रिएक्शन में मैग्नीशियम आयनों की आवश्यकता होती है, और यहाँ पर एंजाइम होता है ग्लूकोकाइनेज या हेक्सोकाइनेज। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जो रूपांतरण है ये यूनिडायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल होता तो सेम एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का रूपांतरण ग्लूकोज में हो जाता है, ग्लूकोज का रूपांतरण ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में हो जाता है। अब यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जो रूपांतरण है ये तो एंजाइम ग्लूकोकाइनेज के द्वारा संपादित हो रहा है, लेकिन सेल में जब ग्लाइकोजन विखंडित होता है, मान लीजिए आदमी 4-5 घंटे जैसे खाना नहीं खाए, उस केस में क्या होगा, आदमी एक मान लीजिए एक्सरसाइज कर रहा है, बहुत ज़्यादा खेतों में काम कर रहा है, उस केस में क्या होगा, मसल्स में जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड रहता है, लीवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड रहता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और ग्लाइकोजन जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तो ग्लाइकोलाइसिस की उल्टी रिएक्शन संपादित होगी। अब मान लीजिए ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल ब्रेक होकर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तक आ गया। अब इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का ग्लूकोज में जो रूपांतरण है वो रूपांतरण इस ग्लूकोज 6
फॉस्फेटेज एंजाइम के द्वारा संपादित होता है। तो यहाँ पर ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में रूपांतरण ग्लूकोकाइनेज एंजाइम के द्वारा और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का ग्लूकोज में रूपांतरण ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम के द्वारा संपादित होता है और ये एंजाइम अंतःप्रदेश जालिका में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट एंजाइम है यूडीपीजी ग्लाइकोजन ट्रांसफेरेज। अब इसमें क्या होगा, ग्लाइकोजन का जो मॉलिक्यूल है ये ब्रांच टाइप का मॉलिक्यूल है। इसकी जो लीनियर श्रृंखलाएं होती है उसमें तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड पाया जाता है, लेकिन जहाँ जहाँ से ब्रांचेस निकलती है वहाँ पर 1,6 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड पाया जाता है। और ये जो ब्रांचिंग होती है इस ब्रांचेज की फॉर्मेशन इस एंजाइम के द्वारा होती है, इसलिए कई बार इस एंजाइम को ब्रांचिंग एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है। यदि एंजाइम नहीं होगा तो ग्लाइकोजन की लीनियर चेन तो बन जाएगी लेकिन साइड चेन नहीं बनती है। और ग्लाइकोजन है ये एक तरह का पॉलीसेकेराइड है, ग्लूकोज का पॉलीमर है। एक ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल में 2000 से लेके 4000 तक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ब्रांचिंग की जो एक्टिविटी है वो इस यूडीपीजी ग्लाइकोजन ट्रांसफेरेज या सिंथेटेज एंजाइम के द्वारा होती है, इसलिए ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में भी इस एंजाइम का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा स्टीरॉयड हार्मोन्स का सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन। अब स्टीरॉयड हार्मोन जो है ये मुख्यतया टेस्टिस में संश्लेषित होता है, ओवरी के अंदर संश्लेषित होता है, एड्रिनल ग्लैंड्स में संश्लेषित होता है और अपनी स्किन के अंदर विटामिन डी है, ये भी एक तरह का स्टीरॉयड प्रोडक्ट है। स्किन में विटामिन डी का संश्लेषण होता है और जितने भी स्टीरॉयड प्रोडक्ट होते हैं उनका मेन जो पेरेंटल कंपाउंड है वो कोलेस्ट्रॉल होता है, इसलिए अपने बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का होना भी बहुत ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट यदि नहीं होगी तो सेल के अंदर सेक्स हार्मोन्स नहीं बनेंगे। तो नर में टेस्टिस में जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, एंडोस्टेरोन हार्मोन है, एंड्रोजन हार्मोन्स हैं। फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन है, ग्रेफिन फॉलिकल्स में बनता है। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कार्पस ल्यूटियम में बनता है। स्किन के अंदर विटामिन डी बनता है। इन सभी की फॉर्मेशन कोलेस्ट्रॉल के द्वारा होती है, इसलिए जितने भी स्टीरॉयड हार्मोन्स है उसका पैतृक यौगिक पेरेंटल जो कंपाउंड है वो कोलेस्ट्रॉल होता है। तो कोलेस्ट्रॉल से सेक्स हार्मोन का संश्लेषण अंतःप्रदेश जालिका के द्वारा किया जाता है और विशेषकर जो चिकनी जो जालिका होती है स्मूथ रेटिकुलम उसके अंदर स्टीरॉयड हार्मोन का सिंथेसिस सर्वाधिक होता है। डिटॉक्सिफिकेशन। अब कई बार क्या होता है कि सेल के अंदर टॉक्सिक प्रोडक्ट हैं वो बनते रहते हैं। इसके अलावा टॉक्सिक प्रोडक्ट बाहर से एंटर भी कर सकते हैं। मान लो अपनी बॉडी में सपोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, अब ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये भी एक्सोटॉक्सिन एंडोटॉक्सिन्स का स्राव करते हैं। लेकिन यदि मनुष्य की अंतःप्रदेश जालिका यदि प्रॉपर फंक्शंस कर रही है उस केस में ये जो विषाक्त पदार्थ हैं इनका उदासीनीकरण हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। कई बार देखा होगा आदमी पॉइजन खा लेता है, कई बार वेनम खा लेता है, कोई जो इंसेक्टिसाइड खा लेता है, पेस्टिसाइड खा लेता है और उस केस में कई बार व्यक्ति जो होता है वो जिंदा बच जाता है। उसमें जिंदा बचने के पीछे मेन रोल है वो इस अंतःप्रदेश जालिका का है। तो कई बार एक्सपेरिमेंट किया गया है कि यदि सेल में फिनोबार्बिटोल एक तरह का टॉक्सिन्स हैं, विषाक्त पदार्थ है, यदि सेल में फिनोबार्बिटोल का इंजेक्शन दिया जाए और उस सेल में यदि चिकनी अंतःप्रदेश जालिका बहुत ज़्यादा सक्रिय हो तो ये देखा गया कि वो सेल सर्वाइव करती है, रिवाइव कर जाती है और उस सेल्स की डेथ नहीं होती है। तो विषाक्त पदार्थों के प्रभाव को उदासीन करना ये घटना कहलाती है डिटॉक्सिफिकेशन। न्यूट्रलाइज द एक्शन ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ए टॉक्सिन्स। इसके अलावा सेल में जो माइक्रोबॉडीज होती है, सूक्ष्म पिंड, इन माइक्रोबॉडीज का संश्लेषण भी अंतःप्रदेश जालिका से होता है और माइक्रोबॉडीज में विशेषकर जैसे ग्लाइऑक्सिसोम है, स्फीरोसोम्स हैं, लाइसोसोम्स हैं। हालांकि लाइसोसोम गोल्जी बॉडी से बनता है
लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ये भी लाइसोसोम की झिल्ली में कन्वर्ट हो सकती है। इसके अलावा ग्लाइऑक्सिसोम है जिसमें ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होता है, स्पिरोसोम्स हैं, माइक्रोसोम्स हैं। तो शरीर में जो छोटी छोटी बूंदिकाएँ होती है, छोटी छोटी जो सूक्ष्म पिंड हैं जिनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, पेरोक्सीडेज एंजाइम पाए जाते हैं और कोई लाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, उन सूक्ष्म पिंडों का निर्माण इस अंतःप्रदेवी जालिका से होता है। हाँ, एक इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है मेम्ब्रेन फ्लो, यानी झिल्ली के द्वारा होने वाला प्रवाह। हाँ, अभी जैसे मैंने बताया कि सेल में जो ये अंतःप्रदेश जालिका होती है, ये प्लाज्मा झिल्ली से केंद्रक झिल्ली तक फैली रहती है और इस झिल्ली के द्वारा कोई भी मॉलिक्यूल सेल के बाहर से सेल के अंदर एंटर कर सकता है, सेल के अंदर से सेल के बाहर एग्जिट हो सकता है। और इसको फ्लो चार्ट के रूप में यदि मैं रिप्रेजेंट करूं तो मान लीजिए सबसे पहले जैसे न्यूक्लियस है, मान लो अब न्यूक्लियस में कोई प्रोडक्ट का जैसे संश्लेषण हुआ तो ये प्रोडक्ट केंद्र के छिद्रों पर आएगा, न्यूक्लियर पोर, केंद्रक छिद्र हैं तो इसके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच है। तो ये प्रोडक्ट केंद्रक से अंतःप्रदेवी जालिका में आ गया और ये अंतःप्रदेवी जालिका जो होती है ये प्लाज्मा झिल्ली के साथ अटैच है। इट इज अटैच्ड विथ सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बाहर आउटर मीडियम है। तो केंद्रक के अंदर जो पदार्थ था, जो संश्लेषित पदार्थ था, वो पदार्थ केंद्रक से कहाँ आ गया? सेल के बाहर। अब ये परिवहन जो हो रहा है वो झिल्लियों के थ्रू ही हो रहा है, एक तरह से चैनल के थ्रू हो रहा है। तो झिल्लियों के द्वारा होने वाला जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो फ्लो है, इसको झिल्ली प्रवाह के नाम से या मेम्ब्रेन फ्लो के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इम्पल्स प्रोपेगेशन, अब ये जो कार्य है विशेषकर मांसपेशियों का कार्य है, क्योंकि सेल में जो नर्व सेल्स होती है, एक नर्व सेल दूसरी नर्व सेल से भी सिनेप्स बनाती है, इसको न्यूरोन्यूरल सिनेप्स के नाम से जाना जाता है। कई बार एक नर्व सेल जो होती है उसका एक्सोन मांसपेशियों के साथ भी सिनेप्स बनाता है, उसको न्यूरोमस्कुलर सिनेप्स बोलते हैं। अब अपने बॉडी में जितनी भी मस्कुलर एक्टिविटीज़ हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ, चौक से जैसे लिख रहा हूँ, तो ये सारी एक्टिविटी है वो इस न्यूरोमस्कुलर सिनेप्स के द्वारा संपादित होती है। अब यहाँ पर क्या होगा कि तंत्रिकाओं से उद्दीपन जो आ रहा है, ये उद्दीपन एक्सोन पर आएगा, एक्सोन से एसिटिलकोलिन सिक्रीट होगा और ये एसिटिलकोलिन मसल्स की प्लाज्मा झिल्ली में जो रिसेप्टर्स हैं उसके साथ ही बाइंड होगा। अब बाइंड होते ही मांसपेशियों की प्लाज्मा झिल्ली में उद्दीपन डेवलप हो गया। अब ये उद्दीपन सेल के अंदर जाएगा, किसके थ्रू? इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। तो ये उद्दीपन जब प्लाज्मा झिल्ली से मांसपेशियों के अंदर चला गया, अब इन मांसपेशियों में कैल्शियमाइन का स्टोर हाउस है, कैल्शियमाइन है वो रिलीज होंगे, कैल्शियमाइन रिलीज होंगे तो एक्टिन और मायोसिन के बीच में क्रॉस ब्रिज बनता है और क्रॉस ब्रिज बनता है तो मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन की जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो जाती है। तो मांसपेशियों के अंदर जो उद्दीपन का प्रोपेगेशंस हैं, मांसपेशियों में जो संकुचन की जो परिघटना है वो अंतःप्रदेवी जालिकों के द्वारा संपादित होती है। हाँ, इसके अलावा एटीपी सिंथेसिस। अब हालांकि एटीपी का संश्लेषण का जो मुख्य कार्य है वो माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा संपादित होता है, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल अंतःप्रदेश जालिका की झिल्ली के ऊपर भी संश्लेषित हो सकते हैं, क्योंकि ईआर की मेम्ब्रेन में भी ईटीएस सिस्टम जो होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है, वो इसके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा सपोर्ट, ये मैंने अभी बताया था कि सेल मेम्ब्रेन से केंद्रक झिल्ली के बीच में जो पूरा नेटवर्क है ये अंतःप्रदेश जालिका का होता है। और सेल के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती है वो दो प्रकार की होती है।
कुछ रिएक्शन तो ऐसी हैं जो 2 डायमेंशनल है, कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जो 3 डायमेंशनल है। अब जितनी भी 2 डायमेंशनल रिएक्शंस होगी उसको सरफेस की आवश्यकता होती है। सपोज सेल में जैसे ग्लाइकोलाइसिस है, मान लो ये साइटोप्लाज्म में संपन्न होता है। क्रेब्स साइकिल है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। अब साइटोप्लाज्म है, उसमें मेम्ब्रेन्स नहीं है, तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो एक तरह के 3 डायमेंशनल रिएक्शंस हैं। क्रेब्स साइकिल जो है ये एक तरह की 2 डायमेंशनल रिएक्शंस हैं। अब पूरी सेल में जब सेल मेम्ब्रेन का, अंतर्जालिका का जब पूरा नेटवर्क बिखरा रहेगा तो ये नेटवर्क जो होता है ये विभिन्न उपापचय क्रियाओं के लिए एक तरह से बेसमेंट का कार्य करता है, एक तरह से आधार प्रदान करता है। तो आलंबन का जो कार्य है, सपोर्ट, पहले वाला जो मैकेनिकल सपोर्ट था ये भी आलंबन है, लेकिन ये उपापचय क्रियाओं के लिए सरफेस प्रोवाइड करने का काम है और ये फंक्शन ER के द्वारा संपादित किया जाता है। इसके अलावा कोशिकाओं में लिपोप्रोटीन का संश्लेषण ये ER के द्वारा होता है, क्योंकि ER में दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं। चिकनी जालिका है वो वसा का संश्लेषण करने में सक्षम है, रफ रेटिकुलम है वो प्रोटीन का संश्लेषण करने में सक्षम है, और लिपिड के साथ जब प्रोटीन बाइंड हो जाता है तो ये मॉलिक्यूल लिपोप्रोटीन्स में कन्वर्ट हो जाता है, और दोनों जालिका एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है। SER RER में रूपांतरित हो सकती है। RER से राइबोसोम रिमूव कर दो, ये SER में कन्वर्ट हो जाती है, और किसी भी सेल्स में इन दोनों की मात्रा बराबर नहीं मिलेगी। यदि सेल प्रोटीन सिंथेसिस कर रही है उस समय रफ रेटिकुलम की मात्रा बढ़ जाएगी। सेल यदि लिपिड का संश्लेषण कर रही है उस समय स्मूथ रेटिकुलम की मात्रा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर लिपोप्रोटीन का संश्लेषण अंतःपर्दवी जालिका के द्वारा संपादित होता है। और इसके अलावा सेल में जो कंपार्टमेंट्स यानी छोटे छोटे कक्षक, कंपार्टमेंट्स, इन कंपार्टमेंट की फॉर्मेशन ER के द्वारा होती है, क्योंकि पूरी सेल में अंतःपर्दवी जालिका एक नेटवर्क के रूप में फैली है और उसके कारण छोटे छोटे चैम्बर्स बन जाते हैं, छोटे छोटे कोष्ठक बन जाते हैं, छोटे छोटे सेल्स बन जाते हैं, और हर सेल में कोई न कोई एंजाइम है वो प्रेजेंट होता है। तो पर्टिकुलर एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, वो इस कंपार्टमेंट की वजह से होती है। क्यों, जिस तरह बड़े घर में जैसे कमरे होते हैं, जैसे यहाँ आपने शेखावट आप देखो तो पुरानी जो हवेली है उसमें सबसे बाहर बैठक होती है। तो बैठक में जो होते हैं वो जनरली दादा हैं वो बैठते हैं, बाहर से आने वाले मेहमान हैं वो बैठते हैं। घर के अंदर फिर साल होते हैं, चौगरे होते हैं, मकान के ऊपर जैसे चौबारे होते हैं, उसमें नई दुल्हन है वो उसका जैसे मालिया जिसको बोलते हैं, महल बोलते हैं। तो पूरे घर के अंदर सबके अलग अलग कमरे हैं, दादा का अलग कमरा है, दादी का अलग है, माँ का अलग है, बहन भाइयों का अलग है, नई दुल्हन का अलग है। तो आइसोलेशंस हो गया। आइसोलेशन होने से क्या होता है कि प्राइवेसी रहती है, अलग अलग फंक्शंस हैं वो परफॉर्म होते हैं। उसी तरह सेल के अंदर भी छोटे छोटे कोष्ठक्स बन गए। गोल्जी बॉडी है, अपना एक रूम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये अपना एक चैम्बर है, केंद्रक है, ये अपना एक चैम्बर है, लाइसोसोम है, ये अपना रूम है। तो सेल के अंदर जो आइसोलेशन की जो घटना है, कंपार्टमेंटलाइजेशन की जो घटना है, वो इस अंतःपर्दवी जालिका के द्वारा संपादित होती है। और इसके अलावा परिवहन का मुख्य कार्य मेम्ब्रेन फ्लो, जैसे आयनों का जो एक्सचेंज है वो इसके द्वारा होता है। झिल्ली का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो इस अंतःपर्दवी जालिका के द्वारा मेंटेन रहता है। अब कुछ टर्मिनोलॉजी और है जो साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग झिल्लियों के लिए टेक्निकल टर्म है प्रपोज किए, क्योंकि अल्टीमेटली जितनी भी झिल्लियाँ हैं वो बनी तो प्लाज्मा झिल्ली से है। क्योंकि जब इवोल्यूशन हुआ तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स बनी, और प्रोकैरियोटिक सेल बनी तो उसमें सबसे पहले प्लाज्मा झिल्ली बनी, इसलिए प्लाज्मा झिल्ली को प्राइमरी सेल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। और सेल के अंदर जितनी भी झिल्लियाँ हैं वो सेकेंडरी सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानी जाती है। तो प्राइमरी मेम्ब्रेन सेकेंडरी में कन्वर्ट हो सकती है, सेकेंडरी मेम्ब्रेन प्राइमरी में कन्वर्ट हो सकती है। और उस बेसिस पे साइंटिस्ट ने 3 टर्म हैं वो प्रपोज किए। एक तो अल्फा साइटोमेम्ब्रेन,
एक बीटा साइटोमेम्ब्रेन और गामा साइटोमेम्ब्रेन। अल्फा मेम्ब्रेन शब्द जो है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली के लिए प्रयोग में लिया जाता है। बीटा साइटोमेम्ब्रेन जो है ये प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन से जो रचनाएं बनेगी, इन्वेजिनेटेड स्ट्रक्चर, उसके लिए प्रयोग में लिया जाता है। जैसे मान लीजिए सेल में फैगोसाइटोसिस हो रहा है, तो फैगोसाइटोसिस होता है तो प्लाज्मा झिल्ली के इन्वेजिनेशन से फूड कप बनता है, फैगोसोम बनता है। तो फूड कप की जो प्लाज्मा झिल्ली है, फैगोसोम की जो प्लाज्मा झिल्ली है, पिनोसोम की जो प्लाज्मा झिल्ली है, वो बीटा साइटोमेम्ब्रेन के नाम से जानी जाती है। और गामा मेम्ब्रेन जो है ये गोल्जी बॉडी की जो झिल्लियाँ हैं, गोल्जी बॉडी में जैसे सिस्टर्नी की मेम्ब्रेन है, वेसाइकल्स की मेम्ब्रेन है, वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन है। तो गोल्जी बॉडी की जो झिल्लियाँ होती है उसके लिए गामा साइटोमेम्ब्रेन शब्द का प्रयोग किया जाता है। और हर सेल की अलग अलग स्पेशलिटी है। हालांकि सारी झिल्लियाँ बनी लिपोप्रोटीन्स की है, लेकिन कुछ में लिपिड ज़्यादा है, प्रोटीन्स कम है, कुछ में प्रोटीन ज़्यादा है, कुछ में लिपिड्स कम है, कुछ में विशेष तरह के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। और ये तीनों मेम्ब्रेन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहती है। तीनों मेम्ब्रेन एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट भी हो सकती है। अल्फा मेम्ब्रेन का बीटा में रूपांतरण हो सकता है, बीटा का गामा में हो सकता है, गामा का अल्फा में रूपांतरण हो सकता है। तो सेल के अंदर जो एक तरह से रिपेयरिंग का जो सिस्टम है, फ्लो का सिस्टम है, एक तरह से इंटर कन्वर्जन का जो सिस्टम है, उस सिस्टम में इन मेम्ब्रेन्स का बहुत बड़ा रोल है। तो आजकल साइंटिस्ट ने इनकी अलग अलग टेक्निकल टर्म है वो प्रपोज किए। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी झिल्ली के लिए अल्फा साइटोमेम्ब्रेन शब्द का प्रयोग किया जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन से बनने वाली रचनाओं के लिए बीटा साइटोमेम्ब्रेन्स का प्रयोग किया जाता है। और गोल्जी बॉडी की जो झिल्ली है इसके लिए गामा साइटोमेम्ब्रेन्स का प्रयोग किया जाता है। तो ये एक ब्लड सेल में गोल्जी, इसकी अंतःप्रजालिका के स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और इसके फंक्शनल प्रॉपर्टीज़, तो सारे एस्पेक्ट को मैंने बहुत ही शॉर्ट में, क्योंकि ये पेपर हमारे अंडर ग्रेजुएट क्लासेस में चलता है, एमएससी में नहीं चलता है। तो यूजी के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए बहुत ही शॉर्ट में और समरी के रूप में, एक सारांश के रूप में ये मान लो, उस रूप में ये व्याख्यान मैंने डिलीवर किया है। और आशा करता हूँ आपके व्याख्यान ये समझ में आया होगा। और इसी के साथ में एक बार हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे कॉलेज की तरफ से मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू, आई एम हाईली थैंकफुल टू यू। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच।